Good morning, everyone. So, we are back with the second part of the current affairs of January 2023. कल हमने करंट अफेयर्स pertaining to जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको मॉड्यूल लॉन्च करा था स्पार्क इंस्टीट्यूट जम्मू और अन अकेडमी जम्मू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और उसी को आगे ले जाते हुए आज ये जो है उसी सीरीज का सेकेंड वीडियो है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्वेश्चंस. कल जैसा कि आपको पता है हमने 40 क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन जो डिस्कस कर लिए थे. आज हम 41st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. तो 41st क्वेश्चन है, कौन सा एरिया है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जिसको छोटा लंदन भी कहा जाता है? क्या वो शोपियां है, क्या वो सोपुर है, क्या वो गांदरबल है या क्या वो पहलगाम है? इसका आंसर है बी, सोपुर. सोपुर जो है इट इज द एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर. एप्पल टाउन क्यों बोला जाता है? एप्पल्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं यहाँ से. हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का. मोर ओवर अदर देन एप्पल्स यहाँ पर एक फिश ट्रेडिंग सेंटर भी है. इट इज़ अ सेंटर फॉर फिश ट्रेड इन द रीजन, राइट. एंड इतना ज़्यादा डेवलप्ड है फिशरीज यहाँ पर कि ऑलमोस्ट 5,000 लाइसेंस्ड फिशरमैन जो हैं जिनको महसीर कहा जाता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. अब छोटा लंदन क्यों कहा जाता है? ऑल्दो देर इज नो यूनानिमस एक रीजन नहीं है जो सब इसको मानते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि जैसे टेम्स नदी जो है जो लंदन के बीच में से बहती है वो लंदन को दो हिस्सों में बांटती है, वैसे ही झेलम नदी जो है वो सोपुर के बीच में से बहती है और सोपुर को दो हिस्सों में बांटती है. एक रीजन ये दिया गया है, दैट इज वाई छोटा लंदन. दूसरा रीजन ये है कि जैसे लंदन में लोग बहुत ही एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते हैं, वैसे ही सोपुर के लोग जो है एक बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते हैं. सो देर इज नो सच हिस्ट्री कि छोटा लंदन ही क्यों, बट ये कुछ रीजंस हैं जो दिए जाते हैं. मोर ओवर जो आपकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर है वो भी सोपुर में लोकेटेड है. गूगल मैप्स पे एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं, राइट. सो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा आपका वुलर लेक है जो कि आपकी एक फ्रेश वाटर लेक है. और इस तरफ अगर आप देखें तो सोपुर का जो टाउन है वो बसा हुआ है. और ये झेलम रिवर, ये देखिए ये कैसे झेलम रिवर जो है सोपुर के बीचों बीच जो है उसको बाइसेक्ट करता हुआ, थोड़ा सा सोपुर इस तरफ है, थोड़ा सा सोपुर इस तरफ है, उसके बीच में से निकल रहा है और जाकर वुलर लेक में जा रहा है, राइट. सो दिस इज अबाउट द 41st क्वेश्चन of today's lecture. Moving on to the 42nd question. After delimitation, the number of seats in the Union Territory of Jammu and Kashmir have been enhanced from 83 to. Delimitation के बाद जो आपकी सीट्स इंक्रीज हुई हैं, पहले आपकी जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी की सीट्स थी वो 83 थी. अब वो कितनी है डीलिमिटेशन के बाद? अब वो है 90 सीट्स. इन 90 में से 43 जो है वो जम्मू रीजन को दी जाएंगी, 47 जो है कश्मीर रीजन को दी जाएंगी. कीपिंग इन माइंड जो आपकी प्रोविजंस है डिलिमिटेशन एक्ट 2002 की, मोर ओवर आपकी जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया था उसकी प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए बाइफर्केशन की गई है. ये जो 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 9 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो है रिजर्व की गई हैं, जिसमें से 6 जम्मू रीजन को जाएंगी और 3 जो है कश्मीर में या वैली रीजन में दी जाएंगी. टोटल इन 90 सीट से इन्होंने 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई हैं, यानी हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आएंगी. यूनिफॉर्मली जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. ये नहीं लेकर चल रहे हैं कि जम्मू अलग है कश्मीर अलग है, दोनों को एक ही यूनिट माना गया है. और इस पूरे यूनिट को 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी गई हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 18 आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. सो 18 मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स यू 90 सीट्स, राइट. तो इन्होंने क्या करा बेसिकली, अनंतनाग को जो है राजौरी और पुंछ के साथ मिक्स कर दिया है, क्योंकि ये राजौरी और पुंछ आइडियली अगर देखा जाए, अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो जम्मू रीजन का पार्ट माना जाता है.
और अनंतनाग जो है कश्मीर रीजन का पार्ट माना जाता है, लेकिन इन्होंने पूरी यूटी को एक यूनानिमस, एक यूनिफाइड एंटिटी माना है। और उस यूनिफाइड एंटिटी के तहत इन्होंने क्या किया है कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बनाई है वो अनंतनाग और राजौरी और पुंछ रीजन को जोड़कर बनाई है। राइट, सो हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं। राइट, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, 90 सीट्स हो चुकी हैं डिलिमिटेशन, जो आपके डिलिमिटेशन एक्ट और रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद। The next question, the X-band Doppler weather radar जो है has been installed where in J&K? एक डॉपलर वेदर रडार होता है। ये डॉपलर रडार बेसिकली क्या करता है, अगर आप में से कईयों ने फिजिक्स पढ़ी, एक डॉपलर इफेक्ट होता है जहां पर आप बेसिकली ट्रांसमिट करते हो वेव्स को और जो रिफ्लेक्शन आती है उसके बेसिस पे आप एस्टिमेट लगाते हो। राइट, तो वेदर मेजरमेंट के लिए इन्होंने रडार जो है एम्प्लॉय करा है। तो कहाँ पर है, J&K में इन्होंने जो है इंस्टॉल करा है। क्या वो भदरवा में है, क्या वो अनंतनाग में है, क्या वो बनिहाल टॉप पर है, या क्या वो किश्तवाड़ हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क पर है? इसका आंसर है बनिहाल टॉप। क्यों बनिहाल टॉप? बेसिकली अगर आप देखा जाए, बनिहाल जो है इट इज जो आपकी कनेक्टिविटी है जम्मू और कश्मीर के बीच में, जम्मू और श्रीनगर के बीच में, वो बनिहाल टॉप के थ्रू ही बनती है। सो टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, अगर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एक स्टेप लिया गया है कि टूरिज्म हैम्पर ना हो। एडवाइजरीज जो हैं, आपके जो प्लान्स हैं वो उस हिसाब से डेवलप किए जा सकें। अलोंग द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पड़ेगा। इसकी रेंज क्या है, 100 किलोमीटर्स है, यानी 100 किलोमीटर्स तक जो है वहाँ का वेदर जो है मैप कर सकता है। ये J&K की तीसरी ऐसी फैसिलिटी है। पहली दो फैसिलिटीज कहाँ थी, पहली जम्मू में थी, दूसरी श्रीनगर में थी। और लगाई किसने है ये फैसिलिटी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये फैसिलिटी लगाई है। क्या करेगा, बेटर एंड इम्प्रूव्ड वेदर सर्विसेज देगा, टाइमली फोरकास्ट देगा, वार्निंग्स देगा, बहुत सारा वेदर डेटा देगा। अगर कोई स्टॉर्म आ रहा है, स्नो स्टॉर्म आ रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, इन सब चीज़ों के जो वेदर रिलेटेड आपके फिनोमेना है, मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, उसके मॉनिटर करेगा। राइट, और ये कब लॉन्च किया गया, कब इंस्टॉल किया गया, ये इंस्टॉल किया गया 148th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशंस ऑफ आईएमडी पर। आईएमडी की जो 148th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन थी उस पर। अब आपसे मेरा पहला सवाल है, आप मुझे बताएंगे कि आईएमडी का फाउंडेशन डे कब होता है? आईएमडी का फाउंडेशन डे कब होता है? कमेंट्स में अपने आंसर्स छोड़ना मत भूलिएगा। राइट, मूविंग ऑन टू द 44th क्वेश्चन, द उम्मीद स्कीम इज कवर्ड अंडर विच अम्ब्रेला स्कीम? एक स्कीम है जम्मू एंड कश्मीर में, उम्मीद जिसको बोला जाता है, तो कौन सी अम्ब्रेला स्कीम के अंडर आती है? वो J&K रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर आती है। अब रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी कहीं ना कहीं हम रूरल लाइवलीहुड्स को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, पॉवर्टी इराडिकेशन की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो नेशनल लेवल पर एक नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसी को स्टेट में रन किया जा रहा है एज J&K स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, और इसी के अंडर उम्मीद स्कीम आती है। इसका मैंडेट क्या है, 66% रूरल पॉपुलेशन जो है उस तक रीच करना। पहले 125 ब्लॉक्स थे स्टेट में, अर्स्टवाइल 125 ब्लॉक्स, जब स्टेट थे हम तब 125 ब्लॉक्स थे, अब जो है ब्लॉक्स का नंबर चेंज हो गया है। तो 66% जो रूरल पॉपुलेशन है जो स्टेट में, उनको रीच करना, उनके लिए जो लाइवलीहुड ऑप्शन है उनको सस्टेनेबल बनाना, और उनको नर्चर करना जब तक कि वो पॉवर्टी से बाहर नहीं आ जाते और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप नहीं कर लेते। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके तहत औरतों को भी इनकरेज किया जाता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने और सेल्फ सफिशिएंट बने। साथ ही साथ औरतों को ये भी इनकरेज किया जाता है कि भाई वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का यूज करके बेसिकली स्मॉल सेविंग्स जो है, छोटी छोटी सेविंग्स करना स्टार्ट करें, और जो है बेसिकली रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उन सेविंग्स को जो है बोरो कर सके और अपने वेलफेयर के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए उसको यूज कर सके। सो उम्मीद स्कीम कवर्ड अंडर विच स्कीम, नेशनल आपका J&K रूरल लाइवलीहुड मिशन। राइट, द 45th क्वेश्चन, how many sites from JKUT have been included in the Swachh Iconic Places under Phase 4? स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस जो है बेसिकली आपका स्वच्छ भारत मिशन, जो ग्रामीण मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन एक अर्बन है आपका और एक ग्रामीण है। तो ग्रामीण का एक इनिशिएटिव है, उसी के फेज 4 में JKUT की कितनी साइट्स इंक्लूड हुई हैं? सिर्फ एक साइट इंक्लूड हुई है, और वो कौन सी है? वो है आपकी डल लेक की। राइट,
किस लिए है, किस लिए लॉन्च किया गया है ये जो आपका स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस है? ये लॉन्च किया गया कि हम आइकॉनिक हेरिटेज स्पिरिचुअल या कल्चरल प्लेसेस को स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बना सकें। सैनिटेशन और क्लेanलीनेस को ध्यान रखते हुए स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हमने बनानी है। इसको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? आपका जो डिपार्टमेंट है ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का, आप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, along with the Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Tourism, Ministry of Culture and the concerned state या यूटी गवर्नमेंट्स। तो ये सारी प्लेसेस जो है ये कवर की गई हैं आपके फेज 4 में। महाराष्ट्र की अजंता केव्स, मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, राजस्थान में जैसलमेर फोर्ट भी है, रामदेवड़ा भी है, कुंभलगढ़ भी है, राइट। आपका तेलंगाना में गोलकोंडा फोर्ट है, ओडिशा में आपका कोणार्क का सन टेम्पल है, चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है, मथुरा में जो है आपका बांके बिहारी का टेम्पल है, आगरा फोर्ट है आगरा में, वेस्ट बंगाल का कालीघाट टेम्पल है और जम्मू एंड कश्मीर की डल लेक है। तो डल लेक भी देख लेते हैं गूगल मैप्स पे, राइट, लोकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप देखें, ये सारा आपका डल का एरिया है और ये जो श्रीनगर है इसके आसपास यहाँ पर बसा हुआ है, राइट। ये सारा आपका श्रीनगर यहाँ पर बसा हुआ है। आपका ट्यूलिप गार्डन आ गया जो अभी न्यूज़ में था, परी महल आ गया, शंकराचार्य आ गया यहाँ पे चिनार बाग आ गया, यहाँ पे आपका शालीमार बाग मुगल गार्डन आ गया, राइट। तो ये सारा आपका क्या है, श्रीनगर बसा हुआ है। ये आपका सारा डल लेक का एरिया है श्रीनगर में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एक अभी मोबाइल ऐप लॉन्च हुई है हाल में, जो कि सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट करप्शन जो है उस फैसिलिटेट करती है, साथ ही साथ सिटीजन्स को इनेबल करती है कि वो अपनी ग्रीवांसेस जो है, अपनी शिकायतें जो है वो दर्ज कर सकें। तो इस ऐप का नाम क्या है? भरोसा, सांत्वना, समस्या निवारण या सतर्क नागरिक? इस ऐप का नाम है सतर्क नागरिक। सतर्क होता है चौकन्ना, somebody who is alert, और नागरिक होता है सिटीजन, सो एन अलर्ट सिटीजन। इस ऐप का नाम है सतर्क नागरिक। तो ये क्या देगी? बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स है कि ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का जो पैराडाइम है उसको सपोर्ट करेगी। आजकल बहुत ज़्यादा गुड गवर्नेंस हो रहा है। सो ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। एक एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप ग्रीवांस अपने रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पे आपको एक यूनिक आईडी जो है दी जाएगी, अलॉटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ योर ग्रीवांस, जो कि आप बाद में इस्तेमाल करके जो है स्टेटस देख सकते हो अपनी ग्रीवांस का। इसी के साथ साथ एक और पोर्टल लॉन्च किया गया है, डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल। इस सतर्क नागरिक के साथ ये एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, तो इसको भी मेंशन करना मैंने ज़रूरी समझा। कभी कभार होता है कि सवाल आ जाता है। और ये क्या करता है? बेसिकली एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन चैनल डेवलप करेगा जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो आपके डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स हैं उनके बीच में, जो डीवीओज हैं उनके बीच में एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन डेवलप करेगा। तो बहुत बार क्या होता है कि कंप्लेंट्स जो होती हैं वो ऑनगोइंग वर्क्स के साथ, करंट रिक्रूटमेंट्स के साथ, पेमेंट्स के साथ, कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, इनसे रिलेटेड होती हैं। तो जब आप ये मैटर्स डीवीओज को देते हैं तो जो भी वायलेशंस हैं, जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो एकदम से रेक्टिफाई की जा सकती हैं। और वो जो स्टेट का जो पैसा है जो लॉस होगा, बिकॉज पहले क्या होगा, आपको वायलेशन या शॉर्ट कमिंग्स पता नहीं लगी, वो पूरा प्रोसेस हुई आपकी जो कंप्लेंट थी, राइट, फिर वो रिटर्न हुई कि भाई आपके में ये शॉर्ट कमिंग थी, फिर आप दोबारा से वो फाइल करोगे, फिर दोबारा से वो उस पूरे सिस्टम में जाएगा। तो उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए, पैसा बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, स्टेट एक्सचेकर के मनी को बचाने के लिए ये जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां पर वायलेशन या शॉर्ट कमिंग को पहले ही जो है अंडरलाइन किया जा सकता है, अंडरस्कोर किया जा सकता है, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47। Jammu and Kashmir government has sought GI tag for गुच्छी या मॉरल मशरूम्स। इट इज ग्रोन इन विच डिस्ट्रिक्ट? कल भी हमने मशरूम को लेकर एक स्कीम के बारे में बात करी थी, जहाँ पे हम ऑल ईयर मशरूम कल्टीवेशन की बात करते हैं। 42 करोड़ की वो स्कीम थी। 3.5x मशरूम कल्टीवेशन को इंक्रीज करेगी और 3x एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगी, राइट। अगर वो सवाल याद नहीं है, एक बार जाकर रिव्यू कर लीजिए कल वाला वीडियो। तो कहाँ पर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है गुच्छी मशरूम ग्रो करती है? ये गुच्छी की फोटो लगाई है, ये ग्रो करती है डोडा डिस्ट्रिक्ट में।
वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट आइटम्स जो है, culinary आइटम्स जो है देखने जो आपकी अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 20,000 से ज़्यादा रुपए का 1 किलो पड़ता है। ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो कि लोकल फार्मर्स और ट्राइबल्स जो है कलेक्ट करते हैं। इसमें मेडिसिनल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये आपको सिर्फ टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर जो आपके हायर ऑल्टीट्यूड्स पे रीजन्स हैं, जो आपका कश्मीर वैली है, जो आपका डोडा से जो ऊपर जैसे जैसे आप जाते जाते हैं आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, वहाँ पे आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अदर देन दिस, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ और आइटम्स हैं जहां पर जिनको जीआई टैग्स मिले हैं। कौन कौन सी वो आइटम्स हैं? कानी शॉल है, कश्मीर पश्मीना है, कश्मीर का पेपर मेशे है, कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग है, खत्म बंद है, आपका हैंड नॉटेड कारपेट है, और आपका सैफरन है। कल हमने सैफरन के ऊपर भी सवाल करे थे दो, राइट, जहाँ पे एक ई ऑक्शन पोर्टल वाला सवाल था और दूसरा सवाल था कि कौन कौन सी वैरायटी ऑफ सैफरन जो है जम्मू एंड कश्मीर में उगाई जाती है। तो हमने 3 पढ़े थे ना कल, मोगरा, लच्छा और गुच्छी, राइट। आई होप ये याद हो आपको। अदर देन दिस, जीआई टैग क्या है? जीआई टैग कुछ नहीं है, ये बेसिकली आपका एक एग्रीकल्चर या नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को, जो कि एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी में बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसका ओरिजिन वहां पर हो रहा है, उसको दिया जाता है। इससे होता क्या है? ये बेसिकली खरीदने वाले को एक अश्योरेंस देता है कि जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो जेन्युइन है, उसकी क्वालिटी और उसकी डिस्टिंक्टिवनेस जो है वो यूनिक है, राइट। और कोई और प्रोड्यूसर जो है उस नाम को जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब मैंने बोल दिया मैंने कश्मीरी पश्मीना खरीदा है, कश्मीर से पश्मीना खरीदा है, तो मेरे कश्मीर पश्मीना को जीआई टैग मिला है। कोई और प्रोड्यूसर जो है ये बोलकर अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता कि भाई ये कश्मीर का पश्मीना है, जब तक वो एक्चुअली में कश्मीर का पश्मीना ना हो। ठीक है, तो कंफर्ट देता है कस्टमर्स को, फ्रॉड से बचाता है, ऑथेंटिसिटी जो है प्रोडक्ट की वो डेवलप करता है। ये जो रजिस्ट्रेशन है जियोग्राफिकल इंडिकेशन की, ये 10 साल तक वैलिड होती है। तो अगर मुझे आज मिली है 2023 में, तो ये 2033 तक चलेगी। जब 2033 में एक्सपायर होगी, मैं 10 साल के लिए इसको एक्सटेंड करवा सकती हूँ 2043 तक, एंड सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे मुझे लगेगा मैं 10-10 साल करके इसको एक्सटेंड करवा सकती हूँ। इंडिया में आपका जीआई गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1999 में आया था, और इफेक्ट कब हुआ था? सितंबर 2003 में। ये इसको एडमिनिस्टर करता है, और सबसे पहला प्रोडक्ट जो जिसको जीआई टैग मिला था वो थी दार्जिलिंग टी, 2004 या 5 में। मोर ओवर, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर से जो अभी न्यूज़ में भी थे। 9 प्रोडक्ट्स जो हैं जो इन लाइन है, कभी भी इनको जीआई टैग मिल सकता है। कौन कौन से हैं? बसोली की पेंटिंग्स और बसोली के पश्मीना वुलन प्रोडक्ट्स। तो एक कश्मीरी पश्मीना आ गया और एक बसोली पश्मीना आ गया, राइट। फिर आपका चिकरी वुडक्राफ्ट जो कि रजौरी का है, भदरवा के राजमा, मुश्क पुज्जी राइस अनंतनाग में, ये आपके एरोमेटिक राइस की वैरायटी होती है। कलाड़ी, आपका देसी मोजरेला, सुलाई हनी, शहद, अनारदाना, और लद्दाख की वुड कार्विंग। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से ये कुछ 9 प्रोडक्ट्स हैं जो अभी लाइन में हैं, जिनको कभी भी जीआई टैग मिल सकता है। So this is about GI tags and Gucci mushrooms. Right. Center has promulgated an ordinance to merge the IAS, IPS and IFOS officers of Jammu and Kashmir cadre with which cadre? जम्मू और कश्मीर आपको जैसे कि पता हो 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, एंड यूनियन टेरिटरीज जो है वो आगमुट काडर में जो है इंक्लूड की जाती है। आगमुट की फुल फॉर्म क्या है? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी काडर, राइट। तो ये बेसिकली जो जीएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसके उसको मद्देनजर रखते हुए जो है इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया है। होगा क्या? आपके जो ऑफिसर्स जो इन स्टेट्स या यूटीज में पोस्टेड है वो जेएंडके में काम कर सकेंगे, और जेएंडके के जो आपके ऑफिसर्स हैं जो आईएएस आईपीएस या आईएफओएस ऑफिसर्स हैं वो वहां पर जाकर काम कर सकेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत बार हमें शॉर्टेज देखने को मिलती है ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स में, जेएंडके में, क्योंकि पहले जो था वो रूल था कि भाई जो डायरेक्ट रिक्रूट्स होंगे आपकी सेंट्रल सिविल सर्विसेज की टू प्रमोटीज ऑफ जेएंडके स्टेट सिविल सर्विसेज, वो 50-50 होगा। लेकिन बाकी स्टेट्स में ये फॉर्मूला था 67-33, तो अब जेएंडके में भी ये 67-33 वाला फॉर्मूला लगेगा। ये 50-50 वाला फॉर्मूला जो है हट जाएगा। 50-50 क्या था? 50% आपके सेंट्रल सिविल सर्विसेज वाले ऑफिसर्स होंगे और 50% आपके जेकेएस ऑफिसर्स होंगे।
लेकिन अब जो है टैकल करना है शॉर्टेज को। बाकी स्टेट्स में 67-33 का रेशियो फॉलो होता था, बट JNK क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 370 था, उसके चलते क्या था कि भाई स्पेशल स्टेटस था तो हम 50-50 का फॉर्मूला फॉलो करते थे। बट सिंस JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वो चीज़ अबॉलिश कर दी गई है और इस वजह से अब इसको मर्ज कर दिया गया है आगमुट के साथ। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 49। As per Niti Ayog's SDG India Index 2020-21, Jammu and Kashmir has been put in which category? जम्मू और कश्मीर को कौन सी कैटेगरी में डाला गया है? जम्मू और कश्मीर को फ्रंट रनर की कैटेगरी में डाला गया है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका कितना स्कोर आया है। तो अगर आप JNK का SDG स्कोर देखें तो वो 7 पॉइंट से इंक्रीज करा है 21 में। टोटल स्कोर क्या हो गया? 66, जिसकी वजह से हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? फ्रंट रनर कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये जो इंडेक्स है नीति आयोग का, ये 2018 में जो है लॉन्च किया गया था, सो दैट जो कंट्री के जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हम मॉनिटर कर सकें और ये इंश्योर कर सकें कि जो हमारे ग्लोबल SDGs हैं, जो कि हमारे कब साइन हुए थे? 2000 2000 2015 में साइन हुए थे। कहाँ पर? पेरिस में, पेरिस क्लाइमेट समिट में साइन हुए थे, विच आर अ सेट ऑफ 17 goals covering 169 targets. 17 goals covering 169 targets, from poverty eradication to biodiversity conservation to your health and sanitation, infrastructure, green infrastructure, renewable energy, innovation, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, जीरो हंगर की बात, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, आपकी इंस्टीट्यूशंस की बात, पीस जस्टिस की बात, राइट। तो बेसिकली एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का स्पिरिट जो है आपकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इनकलकेट करने के लिए नीति आयोग ने ये इंडेक्स बनाया, सो दैट एक तो आपका कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है वो प्रमोट हो सके, साथ ही साथ स्टेट्स का जो डेवलपमेंट पैराडाइम है वो नेशनल पैराडाइम के साथ चल सके। नेशन के कुछ गोल्स हैं जो उन्होंने कमिट करे हैं इस ग्लोबल फोरम पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फोरम पर, जो कि वो 2030 तक अचीव करेंगे। तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए जो है ये इंडेक्स आपका लाया गया। तो देखा जाए गोल क्या था और टॉप स्टेट्स क्या है यहाँ पर दिया गया है। दिस इज आपके बाकी जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के पर्टेनिंग नहीं है, बट ये बाकी उसके लिए है, राइट। और टॉप किसने किया है? केरला ने टॉप किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। Which city of Jammu and Kashmir ranked at the bottom in the Ease of Living Index 2020 in more than million category? बेसिकली एक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है जो कि बताता है कि भाई आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कैसी है आपके अर्बन इन्वायरमेंट में। अगर आप शहर में रहते हैं, उस शहर में रहते हुए आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, किस तरह से जो है वो रखा हुआ है। तो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर का जो श्रीनगर है उसको बॉटम में रैंक किया गया। मिलियन कैटेगरी मतलब ऐसे, मिलियन कैटेगरी का मतलब है ऐसे सिटीज जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन है, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है ये मॉनिटर करती है, ठीक है। श्रीनगर जो है रैंक द लोएस्ट एट 42.95 अमंग द इंडियन सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन अ मिलियन। एंड इन द सेम कैटेगरी बेंगलुरु को 66.70 मिला है, द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द कंट्री। शिमला जो है उसने टॉप किया है कौन सी पॉपुलेशन लेस देन मिलियन कैटेगरी में, और उसका जो स्कोर था वो था 60.90। सो बेंगलुरु टॉप्ड इन मोर देन मिलियन कैटेगरी, श्रीनगर टॉप जो है बॉटम पे था, एंड सिमिलरली लेस देन मिलियन कैटेगरी में शिमला ने टॉप किया है, राइट, इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, जो कि दिया जाता है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 51। What is the rank of the Union Territory of Jammu and Kashmir in the city and state categories in India Innovation Index 2022 released by नीति आयोग? अब एक इनोवेशन इंडेक्स भी रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। तो जम्मू और कश्मीर का यूटी और सिटीज कैटेगरी में जो है क्या रैंक है? उसका रैंक है 6th रैंक है। ये क्या करता है इंडेक्स? पहले तो ये इनोवेशन कैपेसिटीज और इकोसिस्टम्स को मैप करता है, मॉनिटर करता है। ये इसकी 3rd एडिशन है जो नीति आयोग ने निकाली है।
कर्नाटका, मणिपुर एंड चंडीगढ़ वर रैंक्ड फर्स्ट इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। उनकी जो अपनी अपनी कैटेगरीज थी वहां पर रैंक किया। तो जो यूनियन टेरिटरी और सिटी स्टेट्स कैटेगरी थी उसमें चंडीगढ़ ने टॉप किया है, और उसी कैटेगरी में अगर आप देखें जम्मू और कश्मीर जो है वो 6th रैंक पर आया है। ये बेसिकली दिखाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमिटमेंट जो है एक इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी को प्रमोट करने की, ठीक है, ताकि आपकी जो कंट्री है वो ट्रांसफॉर्म कर सके और इनोवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी मिल सके आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 52, अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन लद्दाख along with जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन पेयर्ड विद विच स्टेट। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक कैंपेन है जिसमें लद्दाख along with जम्मू और कश्मीर के साथ उसको किसी स्टेट को पेयर किया गया, स्टेट्स की पेयर बनाई जाती हैं, तो यहाँ पर हमारी पेयर बनाई गई है तमिलनाडु के साथ। बेसिकली ये इनिशिएटिव जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, ये क्या करता है, इट टॉक्स अबाउट यूनाइटिंग वेरियस स्टेट्स और जो आपके कल्चरल डिस्टेंसेस हैं उसको रिड्यूस करें। तमिलनाडु के लोग जो है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में आके अपना कल्चर अपनी हेरिटेज जो है शोकेस करेंगे। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लोग तमिलनाडु जाकर अपनी हेरिटेज शोकेस करेंगे। ईयर राउंड जो है आपकी एक्टिविटीज जो है चलती रहेंगी, टूरिज्म एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स, ये सब चलता रहेगा जहाँ पर आप एक दूसरे के कल्चर को जो है अंडरस्टैंड करोगे। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए कैंपेन जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का लॉन्च किया गया था, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को पेयर किया गया था तमिलनाडु के साथ। क्वेश्चन नंबर 53, Jammu and Kashmir administration has signed an MOU, a memorandum of understanding with the NBCC to set up IT towers in which two cities। कौन से दो शहरों में हम IT towers जो है सेटअप करेंगे? हम सेटअप करेंगे जम्मू और श्रीनगर में। तो जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में जो है किसने साइन किया ये MOU? ये आपके जेके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ने साइन करा है, राइट। और हर एक ट्विन जो आपकी आईटी टावर है उसकी कॉस्ट जो होगी 50 करोड़ होगी। तो 100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जम्मू और श्रीनगर में पुटअप किया जाएगा। एनबीसीसी जो है और आपकी जेके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी जो है इस प्रोजेक्ट को देखेंगी। रिलेटिवली सिंपल सिंपल क्वेश्चन, कुछ ज्यादा है नहीं देखने वाला। Question number 54, again a simple question. Chillai Kala या चिलिया कला is a Persian word which literally means dash days of intense cold. चिल्लई कला या चिलिया कला जो है एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है 40 days of intense cold. Is a local name given to 40-day period of harsh winter in Kashmir. हर साल 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक ये पीरियड आता है। कश्मीर में जो है सब कुछ जम जाता है, एक इंटेंस कोल्ड वेव जो है वहां पे चलती है, और वहां पे कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ विंटर, कोल्डेस्ट पीरियड ऑफ विंटर इस चीज को माना जाता है। 40 days ऑफ इंटेंस कोल्ड इन कश्मीर, चिल्लई कला या चिलिया कला, राइट। क्वेश्चन नंबर 55, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड जिम्नास्टिक्स अकेडमी एट। आपकी जिम्नास्टिक्स अकेडमी जो है वो लॉन्च की गई है, इनॉग्रेट की गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के द्वारा। कहाँ पर हुई है? जम्मू में हुई है। जम्मू में कहाँ? जम्मू के एमए स्टेडियम में। इट विल बी नॉर्थ इंडियाज प्रीमियर जिम्नास्टिक्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज। नॉर्थ इंडिया में ऐसी वन ऑफ द नॉर्थ इंडिया प्रीमियर जिम्नास्टिक ट्रेनिंग फैसिलिटी होगी ये एमए स्टेडियम में जो है, मौलाना आजाद जो स्टेडियम है आपका जम्मू में, जीवल में जो है वो स्टेडियम, नवाबाद में, वहां पर ये जो है बनाई जाएगी। एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है इसकी लोकेशन। देख सकते हैं, ये है आपका एमए स्टेडियम, पूरा जो ये बाउंड्री बनी हुई है, इसी के अंदर आपका जम्मू क्लब भी आ जाता है। ये आपकी जो तवी ब्रिज से जाकर ये आपका पूरा नवाबाद वाला एरिया आ गया, आपका जीवल चौक आ गया यहाँ पर, राइट। ये आपका गुलाब सिंह मार्ग की तरफ आपका स्मार्ट बाजार की तरफ रास्ता जा रहा है। ये आपकी तवी आ गई, ये आपका क्रिकेट एकेडमी का क्रिकेट ग्राउंड आ गया, इस तरफ आपका साइंस कॉलेज आ गया, तो ये कनाल रोड वाला एरिया आ जाएगा। तो ये आपका एमए स्टेडियम है जहाँ पर ये जिम्नास्टिक्स फैसिलिटी जो है बनाई जाएगी, ठीक है। Right. Moving on to question number 56. Who is J&K's first Olympian?
जेएंडके के पहले शख्स कौन है जिन्होंने जेएंडके को रिप्रेजेंट, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ओलंपिक्स में? चैन सिंह, राकेश कुमार, सुशील नागर, महेश सिंह। ये हैं चैन सिंह, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट की सब डिवीजन गंडोह में तहसील भलेसा के विलेज चंसर में रहते हैं। ये उनकी फोटो है चैन सिंह जी की। ये एक जूनियर कमीशन ऑफिसर है इंडियन आर्मी में और एक स्पोर्ट शूटर है। क्या स्पोर्ट खेलते हैं? शूटिंग करते हैं। इन्होंने 2014 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, राइट। इन्होंने 7th एशियन एयरगन चैंपियनशिप कुवैत में गोल्ड मेडल जीता था। 6 गोल्ड मेडल्स, 3 इन इंडिविजुअल इवेंट्स, 3 इन टीम इवेंट्स इन द 2016 एशियन गेम्स, राइट। एंड ये जो है आपका चंसर विलेज जो है बहुत वन ऑफ द रिमोटेस्ट एरिया है डोडा डिस्ट्रिक्ट का, वहां से बिलोंग करते हैं। एक जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं और जेएंडके के पहले ओलंपियन हैं जिनको सौभाग्य मिला है कि जेएंडके से पहले व्यक्ति जिन्होंने इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया है। कल भी हम किसी के बारे में पढ़ रहे थे जो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं। किसी को याद है किसकी बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ आफरीन हैदर की। सॉरी, जो कि टाइक्वांडो खेलती हैं और वो रिप्रेजेंट करना चाहती हैं इंडिया को पेरिस 2024 ओलंपिक्स में। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 57, हु इज द मैस्कट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023? अब जम्मू और कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है गुलमर्ग में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, राइट। दिस इज द थर्ड एडिशन ऑफ दिस ग्रास रूट लेवल कॉम्पिटिशन। इंडियन गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है और इसको टॉप किसने किया? इसके मेडल टैली की अगर बात करें तो इसके मेडल टैली में जम्मू और कश्मीर ने ही टॉप करा है, 26 गोल्ड, 25 सिल्वर, 25 ब्रॉन्ज के साथ। और महाराष्ट्र जो है इट फिनिश सेकेंड। इस साल का मैस्कट था स्नो लेपर्ड, देख सकते हैं यहाँ पर। और ये क्या डिपिक्ट करता है? हिमालयाज की वाइब्रेंट हेरिटेज को डिपिक्ट करता है। हिमालयाज में स्नो लेपर्ड वाइब्रेंसी, जो आपकी वाइब्रेंसी है हिमालयन इकोसिस्टम की, उसको डिपिक्ट करता है। अगर आपको स्नो लेपर्ड के बारे में पता हो, इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है। एंड जम्मू और कश्मीर और लद्दाख आपके दो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर इंडिया में इसको देखने को आपको मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, हिमाचल के कुछ एरियाज, उत्तराखंड के कुछ एरियाज, सिक्किम के कुछ एरियाज में जो है ये स्नो लेपर्ड आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही इसकी रेयर साइटिंग होती है, राइट। तो स्नो लेपर्ड इज द मैस्कट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, Shri Pratap Singh Museum, seen in the news recently, is a museum in Srinagar, Kashmir, India, and was established in which year? कौन से साल में इसकी स्थापना की गई? इसकी स्थापना की गई 1898 में। ये प्रताप सिंह म्यूजियम की पिक्चर है, अभी गूगल मैप्स पे भी इसको लाइव देखेंगे। इसको कंसीव किया गया 1889 में, लेकिन 1898 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। इसमें 80,000 ऑब्जेक्ट्स हैं कश्मीर और सराउंडिंग एरियाज के, जो इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स जो हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी वो रखे गए हैं। अगर आपको पता हो कश्मीर जो है आपका एक जो आपकी एंशियंट स्टोन एज थी उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी। बर्जा होम का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे आपके पिट बेरियल्स आपको देखने को मिलते थे। इनफैक्ट डॉग की बोन्स भी बेरिड मिली हैं उसके वहाँ पर बर्जा होम में। तो वो कुछ वैसी रिमेन्स है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो इन साइट से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिराइव करे हैं, उसको श्री प्रताप सिंह म्यूजियम में रखा गया है। दयाराम साहनी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे और लेटर जो है एएसआई के एक डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन असेंबलिंग दिस कलेक्शन। तो देख लेते हैं प्रताप सिंह म्यूजियम कहाँ पर लाई करता है श्रीनगर में। ये है आपका एसपीएस म्यूजियम। इसका मैं तो अगर इसको देखा जाए, ये आपका स्ट्रीट लेवल व्यू है और ये आपका एसपीएस म्यूजियम है यहाँ पर।
ये जो है 3D व्यू नहीं दिखा रहा है, प्रॉबेबली देयर सम इशू विद गूगल अर्थ और विद माय डेटा कनेक्टिविटी, अदरवाइज ये प्रॉपर एक 3D बिल्डिंग आपकी दिखाता है। यहाँ पे आपका डायरेक्टरेट है आर्काइव्स आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम्स का। सो आई विल जस्ट एग्जिट द ग्राउंड लेवल व्यू। राइट, तो ये आपका एसपीएस म्यूजियम है, यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी है, आसपास ये गार्डन्स वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज योर एसपीएस म्यूजियम श्रीनगर। ये झेलम यहाँ से निकल रहा है, ये पूरा आपका श्रीनगर है। राइट, moving on to the next question, question number 59. Agriculture Department of Jammu collaborating with Dash for marketing of local produce. जो आपका जम्मू का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो कौन सी फर्म के साथ कोलैबोरेट कर रहा है लोकल प्रोड्यूस को मार्केट करने के लिए? अमेजॉन फ्रेश के साथ जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है। बेसिकली एक मार्केट लिंकेज डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर लोकल फार्मर्स जो हैं डायरेक्टली अपना प्रोड्यूस जो है सेल कर सकें रेम्यूनरेटिव प्राइसेस पे। डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का जो है आपका पैराडाइम यहाँ पर आ जाता है। राइट, सो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, अमेजॉन फ्रेश। इनफैक्ट अमेजॉन फ्रेश भी नॉर्थ इंडिया में अपनी ऑपरेशंस फैसिलिटी एक्सटेंड करने की, बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो अगेन उसी के पर्सुएंस में उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू के साथ जो है कोलैबोरेट किया है लोकल प्रोड्यूस को मार्केट करने के लिए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 60. Lieutenant Governor Manoj Sinha dedicated the UT government's ambitious project of transforming 200 schools into smart schools in tribal areas at a cost of rupees dash crores. लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आपके साहब हैं उन्होंने बेसिकली एक प्रोजेक्ट था जहाँ पे आपने 200 स्कूल्स जो थे उनको स्मार्ट स्कूल्स में कन्वर्ट करने की बात की ट्राइबल एरियाज में। उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है? उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 40 करोड़। तो 40 करोड़ लगाकर ट्राइबल एरियाज में जो 200 स्कूल्स हैं उनको स्मार्ट स्कूल्स में तब्दीली की जाएगी उनकी। मोर ओवर ट्राइबल्स के लिए बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स के सर्टिफिकेट्स जो हैं दिए हैं आपके गुज्जर्स को, बकरवाल्स को, गड्डी और सिप्पी कम्युनिटीज को अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जो है बेसिकली आपके ट्राइबल्स को कुछ राइट्स देता है, उनको इंडिविजुअल राइट्स देता है जहाँ पे वो लैंड को ओन कर सकते हैं, कम्युनिटी राइट्स देता है जहाँ पर वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो है कल्टीवेट कर सकते हैं, उनको ओनरशिप राइट्स देता है, उनको जो है यूजिंग राइट्स देता है। 4 तरह के राइट्स जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर उनको दिए जाते हैं। तो उसी के तहत मनोज सिन्हा जी ने क्या किया है, सर्टिफिकेट्स दिए हैं इन कम्युनिटीज को। पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। अब उनको राइट्स दे दिए गए हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसको इससे बेनिफिट मिलेगा। जब वो लैंड ओन करके उस पर फार्मिंग कर सकते हैं या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वहां से कलेक्ट करके उसकी सेल कर सकते हैं, तो वहां से कहीं ना कहीं उनका एक सोर्स ऑफ इनकम बनता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और जब सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कुछ ना कुछ इंप्रूव करेगा। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर भी राइट्स दिए गए हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आपकी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन है, ट्राइफेड जो है आपकी बेसिकली, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करेंगे। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर किस लिए डेवलप करेंगे? ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इसको कलेक्ट करने के लिए, इसकी वैल्यू एडिशन के लिए, इसकी पैकेजिंग के लिए और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। राइट, और ऐसे एरियाज में जहाँ पे इन्होंने कम्युनिटी राइट्स दिए हैं 10 करोड़ रुपए जो है प्रोवाइड किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जिसके तहत आप कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स की बात करते हो, पावर सप्लाई की बात करते हो, आंगनवाड़ी सेंटर्स की बात करते हो। राइट, सो यहाँ पर बेसिकली सिर्फ स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा रहा, ट्राइबल्स का ऑन द होल एक वेलफेयर देखा जा रहा है, जहाँ पर उनको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जो है इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61. रामचंद्र काक इज अ प्रोमिनेंट डैश फ्रॉम JKUT। ये रामचंद्र काक जी की फोटो है। क्या वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, क्या वो पॉलिटिशियन थे, क्या वो जर्नलिस्ट थे, या क्या वो आर्कियोलॉजिस्ट और पॉलिटिशियन थे? वो आर्कियोलॉजिस्ट भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। वो जम्मू और कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1945 और 1947 में। बहुत ही क्रूशियल पीरियड था
इंडिया को आज़ादी मिल रही थी, इंडिपेंडेंस मिल रही थी, और प्रिंसली स्टेट्स, जम्मू और कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी उस टाइम पर, तो उनको एक ऑप्शन दिया जा रहा था कि या तो आप इंडिपेंडेंट रहिए, या आप पाकिस्तान के साथ जाइए, या आप इंडिया के साथ आइए। तो ये रामचंद्र काक जी ही हैं जिन्होंने बेसिकली जो स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके एक्टिविज्म को हैंडल किया था, और महाराजा जो थे उस टाइम पर उनको बोला था कि भाई आप जो है प्रेशर में आकर ना पाकिस्तान के साथ जाइए ना इंडिया के साथ आइए, एटलीस्ट 1 साल लीजिए अपना डिसीजन लेने से पहले, राइट। और साथ ही साथ ये एक पॉलिटिशियन तो थे ही थे, ये एक पायनियरिंग आर्कियोलॉजिस्ट भी थे जिन्होंने बहुत सारी मेजर एंटिक्विटीज जो हैं एक्सकवेट करी हैं कश्मीर वैली से, और उनके ऊपर जो है एक ट्रिटाइज भी लिखी है, उनको डॉक्यूमेंट भी करा है। सो दैट इज रामचंद्र काक फॉर यू। Which personality from J&K was part of Indira Gandhi's secretariat and also her principal secretary? इंदिरा गांधी के सेक्रेटेरिएट का कौन सा बंदा जो है इन चारों में से पार्ट था और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे? फोटो भी लगाई गई है, ये फोटो है पृथ्वीनाथ धर जी की। क्यों पूछा गया है ये सवाल? ही पास्ड अवे रिसेंटली, राइट, इनका निधन हुआ है हाल ही में। तो ये जो है बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट थे जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इंदिरा गांधी के कैबिनेट में 1970 में, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल की तरह इन्होंने सर्व किया रिसर्च एंड पॉलिसी एनालिसिस में न्यूयॉर्क में 1976 से 1978 में। और खास बात, ना ही ये आईएएस से थे ना ही ये आईएफएस से थे, लेकिन 1972 में इन्होंने पीएमओ ज्वाइन करा था। इनकी मेमोयर है जिन्होंने एक किताब लिखी है, इंदिरा गांधी दी इमरजेंसी एंड इंडियन डेमोक्रेसी, और ये एक बहुत ही ऑथेंटिक और अथॉरिटेटिव सोर्स माना जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से जो है डॉक्यूमेंट करता है उस पीरियड के जो आपके इवेंट्स थे उनको। तो दैट इज पृथ्वीनाथ धर फॉर यू। इनसे रिलेटेड एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, इनकी वाइफ का नाम है शीला, who is a singer as well as a writer. इनको 2008 में पद्म भूषण से नवाजा गया था, राइट। तो पृथ्वीनाथ धर, उनकी मेमोयर का नाम, किस पोस्ट पर थे, फाउंडर कहाँ कहाँ के थे, ये सारे आपको इनके एक्कोलेट्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे। पेपर सेटर जो है कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि उनका निधन कब हुआ था, वो भी पूछ सकता है, वो चीज़ भी जो है आप डेट देख लीजिएगा कि इनका निधन कब हुआ, ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है, व्हेन डिड ही डाई। बट अदर देन दैट, क्यों ये इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इनका नाम आता है, क्या इंपॉर्टेंस थी, वो भी आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। Question number 63. What was the theme of J&K's float in the Republic Day 2023 celebrations? हाल ही में 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन आपका हुआ था, उसमें जम्मू और कश्मीर का जो फ्लोट था, वो जो झांकी निकाली गई थी, उसका क्या थीम था? उसका थीम था नया जम्मू और कश्मीर। ये जो नया जम्मू और कश्मीर है, ये फोकस किस पे कर रहा है? आपकी पिलग्रिमेज जो रिक्रिएशनल टूरिज्म की जो पोटेंशियल है आपकी यूनियन टेरिटरी में, उस पर फोकस कर रहा है। क्यों? टूरिज्म जो है J&K में उसको बूस्ट मिला है, 1.62 करोड़ टूरिस्ट जो हैं इन द हिस्ट्री ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, 1.62 करोड़ टूरिस्ट पहली बार इस हमारे जो है हमारे प्रदेश में आए हैं। तो फ्लोट आप देख सकते हैं, फ्लोट पर इन्होंने हंगुल दिखाया है, यहाँ पर आपका खलिज फेजेंट दिखाया है, आपका लेपर्ड दिखाया है, मड हाउसेस दिखाए हैं, अमरनाथ की श्राइन दिखाई है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली क्या दिखा रही हैं, आपके टूरिज्म और पिलग्रिमेज को प्रमोट करने के लिए जो है नया जम्मू और कश्मीर थीम पे ये झांकी जो है बनाई गई थी, राइट। साथ ही में आप देख रहे हैं जो आपके ट्रेडिशनल डांसेस जो है वो चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64. कश्मीरी लैंग्वेज इज अ ब्रांच ऑफ विच लैंग्वेज? कौन सी आपके बड़े ग्रुप की पार्ट है कश्मीरी लैंग्वेज? वो आपके इंडो आर्यन ग्रुप की पार्ट है। इस इंडो आर्यन ग्रुप को डार्डिक भी कहा जाता है। कश्मीरी को केशुर या कोशुर भी बोला जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन ब्रांच ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करता है। इंडिया की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज कश्मीरी भी है, और इसके 4 मेजर रीजनल डायलेक्ट्स हैं, किश्तवाड़ी, रामबनी, सिराजी और पोगली। 5 आपके जो हैं 4 जो हैं आपके रीजनल डायलेक्ट्स हैं, राइट। कश्मीरी लैंग्वेज इंडो आर्यन या डार्डिक ग्रुप को बिलोंग करता है। सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं है। 65. क्वेश्चन नंबर 65. डंडारस इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग, डंडारस आपकी एक डांस परफॉर्मेंस है और नाम से ही पता है डंडा
और रस, रस इज डांस एंड डंडा इज एक स्टिक लाइक फिगर को यूज करके आप डांस कर रहे हो। ये लोहड़ी में या आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल्स में जो है इसको किया जाता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ डांस और इसका ओरिजिन कहाँ पे माना जाता है? वृंदावन का जो फोक डांस है डांडिया रास, जो कि कृष्ण लीला के साथ एसोसिएटेड है, उसके साथ इसको माना गया है। दोनों डांस फॉर्म्स में स्टाइल क्वाइट आइडेंटिकल है। आप लकड़ी लेकर, स्टिक लेकर, किसी भी मटेरियल की जो है उनको हाथ में लेकर जो है आप डांस कर रहे हो। Dandiya means and danda in dandaras both mean the same thing, a stick. And ras in dandaras is basically playful acts of Lord Shri Krishna. एक सिमिलर डांस जो है गुजरात में भी परफॉर्म किया जाता है नवरात्रि के टाइम पर, जिसको गरबा कहा जाता है। अगेन जिसमें डांडिया का इस्तेमाल करके जो है डांस किया जाता है। गरबा बेसिकली कहा जाता है माता दुर्गा एंड महिषासुर जो डीमन थे, डीमन महिषासुर और गॉडेस दुर्गा के बीच की जो वॉर हुई थी, जहां पर महिषासुर को उन्होंने हराया था काली का रूप लेकर, उसको डिपिक्ट करता है गरबा, जो नवरात्रि के दौरान जो है परफॉर्म किया जाता है। सो गुजरात का गरबा, आपके वृंदावन का डांडिया रास एंड J&K का डंडा रस, कहीं ना कहीं दे हैव सिमिलर ओरिजिन्स, क्वाइट आइडेंटिकल, जहां पर आप हाथ में एक स्टिक लाइक फिगर लेकर डांस करते हो उस स्टिक को आपस में बचाकर, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 66। वट इज लोकेटेड एट पिंक हॉल इन मुबारक मंडी? ये मुबारक मंडी का पिंक हॉल है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे अमर महल है, डोगरा आर्ट म्यूजियम है, J&K कल्चरल म्यूजियम है, या शीश महल है? यहाँ पर बेसिकली आपका डोगरा आर्ट म्यूजियम है। मुबारक मंडी अगर आपको पता हो, पैलेस है जम्मू में, जहाँ पर आपके महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो डोगरा डायनेस्टी के थे वो रहते थे। 1925 तक वो यहाँ पे रहते थे। 1925 के बाद हरी सिंह जो है वो हरी निवास पैलेस में मूव हो गए, राइट। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो राजस्थानी और मुगल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। पिंक हॉल में डोगरा आर्ट म्यूजियम है, जहाँ पे आपकी बसोली स्कूल की, कांगड़ा स्कूल की जो है आपको मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। एक गोल्ड पेंटेड बो एंड एरो जो है शाहजहां का, वो भी रखा गया है। और इसको नाम पिंक हॉल क्यों दिया गया? बिकॉज की भाई दीवारें जो है पिंक है। तो एक बार इसकी भी लोकेशन जो है गूगल मैप्स पे देख लेते हैं। सो पंचतीर्थी में ये आपका पूरा आपका हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। इस तरफ जो है तवी व्यू पॉइंट बना दिया, यहाँ पे आपकी तवी जो है वो फ्लो करती है। यहाँ पर आपका पूरा स्कूल, आपका जो मुबारक मंडी स्कूल है जो बहुत फेमस है, मुबारक मंडी का पोस्ट ऑफिस जो है वो है, यहाँ से इसकी एंट्रेंस आती है, यहाँ से दिस इज हाउ यू एंटर। ये आपका डोगरा आर्ट म्यूजियम है यहाँ पर, राइट। ये ग्रीन हॉल आ गया, रानी चटकी महल आ गया, डोगरा ये आपका मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स आ गया पूरा का पूरा, ये आपका मुबारक मंडी स्कूल आ गया, राइट। तो ये आपका जो है सारा जो है मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है, जो पंचतीर्थी में लोकेटेड है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। वेयर इज द स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी फाउंडेड बाय प्रिंस दारा शिकोह लोकेटेड? दारा शिकोह ने जो स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी फाउंड किया था वो कहाँ पर है? वो बेसिकली परी महल में है। परी महल कहाँ पर है? परी महल बेसिकली जबरवान माउंटेन जो है श्रीनगर में, डल लेक की साउथ वेस्ट साइड पर, वहां पर लोकेटेड है। इट इज जितना एक, ये एक बेसिकली हैंगिंग गार्डन है। परी महल एक हैंगिंग गार्डन है और चश्माशाही के बहुत पास है। पहले एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हुआ करता था। दारा शिकोह ने इसको जो है कन्वर्ट किया इनटू अ स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, राइट। और दारा शिकोह किसके बेटे थे? शाहजहां के बेटे थे और औरंगजेब के भाई थे ये, ठीक है, मिड 1600s में। इनफैक्ट बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग को भी प्रमोट करते थे दारा शिकोह, जस्ट FYI, ठीक है। इनफैक्ट ही डेडिकेटेड द गार्डन टू हिज सूफी टीचर मुल्ला शाह। और गार्डन जो है अब ये प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ श्रीनगर बन गई है। एक बार गार्डन की भी लोकेशन, परी महल की भी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर है। सो दारा शिकोह ने बेसिकली परी महल में क्या किया है? परी महल में आपका एक स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो है वो फाउंड किया है, और यहाँ पे हैंगिंग गार्डन है जो इन्होंने डेडिकेट किया है अपने टीचर मुल्ला शाह को, सूफी सेंट मुल्ला शाह को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका परी महल है, ये गार्डन्स आप देख सकते हैं, यहीं पर जो है आपका स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो है डेवलप किया गया है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के ऊपर।
आसपास आप देखिए, ये चश्मा शाही आ गया, शिराजी बाग आ गया, ये आपका डल लेक आ गया, जबरवान पार्क आ गया यहाँ पर, राइट, शंकराचार्य आ गया। तो ये सारा आपका साउथ वेस्ट श्रीनगर में जो है आपको देखने को मिलेगा, राइट, जबरवान माउंटेन के ऊपर। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। सो मूविंग फर्दर टू द 68th क्वेश्चन, वेयर इज कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है किश्तवाड़ में है। 624 मेगावाट्स रन ऑफ रिवर स्कीम है। रन ऑफ रिवर क्या है? आप रिवर का पानी जो है रोक नहीं रहे हो, उसको आप बहने दे रहे हो, और बहता हुआ पानी जो है बेसिकली क्या कर रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है टर्बाइन को मूव करके। प्रपोज किया गया इस प्रोजेक्ट को चिनाब रिवर के ऊपर, और ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर है श्रीनगर से। क्या करेंगे प्रोजेक्ट में? 135 मीटर हाई डैम बनाएंगे और एक अंडरग्राउंड पावर हाउस बनाएंगे जिसमें 4 यूनिट्स होंगे, और हर यूनिट जो है 156 मेगावाट्स का होगा। तो 156 मल्टीप्लाइड बाय 4 गिव्स मी 624 मेगावाट्स टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 69, नीति आयोग्स 2019-2020 एसडीजी इंडिया रिपोर्ट J&K लीड्स इन विच 2 कैटेगरीज? हमने देखा था J&K का 7 पॉइंट जो है इंक्रीज हुआ है, हम फ्रंट रनर कैटेगरी में आ गए हैं। तो हम किन कैटेगरीज में लीड कर रहे हैं? हम नो पावर्टी और जेंडर इक्वालिटी की कैटेगरी में लीड कर रहे हैं। नो पावर्टी में हमारा स्कोर 58 है और जेंडर इक्वालिटी में हमारा स्कोर 53 है। हमारा ओवरऑल स्कोर जो है एसडीजी इंडेक्स में वो है, अच्छा ये सॉरी 2019-2020 का है। तो J&K जो है लीड कर रहा है नो पावर्टी और जेंडर इक्वालिटी में। जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग में, क्वालिटी एजुकेशन में, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में J&K के ये रिस्पेक्टिव पॉइंट्स हैं। इन द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ये कुछ आपके ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पर हमारा बहुत पुअर परफॉर्मेंस रहा है। और सबसे पुअर परफॉर्मेंस हमारा कहाँ रहा है? जीरो हमें कहाँ कहाँ मिला है? जीरो हमें मिला है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड पार्टनरशिप में, राइट। और कहाँ पे मिला है हमें? सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। सो बेसिकली इन दो कैटेगरीज में हमें जीरो मिला है, लोएस्ट स्कोर मिला है, और हाईएस्ट हमें कहाँ मिला है? नो पावर्टी और जेंडर इक्वालिटी में, राइट। Question 70. A revival of J&K's first hydroelectric project was project constructed in 1905 is on the state government's radar. J&K का पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा था? जो 1905 में बनाया गया था, और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका रिवाइवल करने की सोच रही है। रन ऑफ द रिवर स्कीम था और इनिशियल इसकी कैपेसिटी 4 मेगावाट्स की थी। क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का? इस प्रोजेक्ट का नाम है मोहरा प्रोजेक्ट, राइट। तो जो आपकी पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उन्होंने कहा, फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हम मोहरा को रिवाइव करेंगे। इट इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट पावर जनरेशन स्टेशन इन एशिया, राइट। और ये रन ऑफ द रिवर स्कीम है, 1905 में बनाई गई थी झेलम के ऊपर बोनियार में, 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फ्रॉम बारामूला। पहले जो थी 4 मेगावाट कैपेसिटी थी और लेटर इसको एनहांस कर दिया गया 9 मेगावाट्स में। अब इसको दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज योर मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एशिया का सेकंड ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट और J&K का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। मैग्नेसाइट रिजर्व्स हैव देयर प्रोमिनेंस इन, मैग्नेसाइट, अभी लिथियम रिजर्व्स की बात हो रही थी कि आपके जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लिथियम रिजर्व्स जो है प्रोस्पेक्ट किए गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ उसका रिजर्व जो है वहाँ पे मैप किया है। ऑल्दो अभी भी उसमें टाइम लगेगा कि कितना रिजर्व है क्या नहीं है, किस तरह से माइन करना है, बट हाँ न्यूज़ आ रही है उस चीज़ की, ठीक है। तो मैग्नेसाइट रिजर्व्स कहाँ पर हैं? उधमपुर में है। अगर J&K के हम मिनरल रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली आपको 18 डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स मिलेंगे। लाइमस्टोन मिलेगा, जिप्सम मिलेगा, मार्बल, ग्रेनाइट, बॉक्साइट, कोल, मैग्नेटाइट, स्लेट, सैफायर, क्वार्ट्जाइट, डोलोमाइट, बोरैक्स, चाइना क्ले, बेंटोनाइट क्ले, क्वार्ट्ज सिलिका, सैंड एंड ग्रेफाइट। ये 18 मिनरल्स आपको मिलेंगे। कहाँ कहाँ मिलेंगे और इनके क्या क्या यूजेस हैं और कितने रिजर्व्स हैं, सारा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये जो आपकी J&K की आपका जो मिनरल डिपार्टमेंट है, मिनरोलॉजी डिपार्टमेंट, माइंस एंड मिनरोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ की वेबसाइट से लिया गया है। तो अगर हम मैग्नेसाइट की बात करें, यहाँ पे हमने मैग्नेसाइट के बारे में पढ़ा था, तो मैग्नेसाइट जो है 4 मिलियन टन्स जो है इसका रिजर्व है।
उधमपुर, पंथर और रियासी में आपको मिलेगा। और किस लिए इस्तेमाल होता है? फर्नेस की रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनाने के लिए। वैसे ही बाकी सारे जो रिजर्व्स हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, लाइमस्टोन के बारे में, जिप्सम के बारे में, मार्बल, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, डायस्पोरा, क्वार्ट्ज एंड सिलिका सैंड, बेंटोनाइट क्ले, चाइना क्ले, बोरेक्स, इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हो, कहाँ कहाँ पे मिलेगा और उसकी रिजर्व्स कितने हैं और यूजेस उसके क्या क्या हैं। तो एक बार इस टेबल पर नजर मार लीजिएगा जब आपको आपके साथ नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कि आपकी रीऑर्गेनाइजेशन बिल से रिलेटेड है। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 was introduced in the राज्यसभा। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल था ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल ने यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को बिना लेजिस्लेचर के बनाया है, विच इज ऑल्सो ट्रू। लद्दाख में कोई लेजिस्लेचर नहीं होगा। लेजिस्लेचर जो है जम्मू और कश्मीर को जो है एक लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई है ऑन सिमिलर लाइंस एज दिल्ली एंड विच अदर यूनियन टेरिटरी हैज अ लेजिस्लेचर। दिल्ली के अलावा और जम्मू और कश्मीर के अलावा कौन सी ऐसी तीसरी यूनियन टेरिटरीज को एक अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच यूनियन टेरिटरी अपार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड दिल्ली हैज अ लेजिस्लेचर? राइट। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। जब हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ेंगे वहां पर इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, Until the JNK Reorganization Act 2019, लोकसभा सीट्स जो थी डिलिमिटेशन की इन JNK वर कंट्रोल्ड बाय, यानी जब तक JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं आया था तब तक लोकसभा सीट्स जो थी वो कौन कंट्रोल करता था? वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंट्रोल करता था। डिलिमिटेशन क्या होता है? बेसिकली इट इज द एक्ट या प्रोसेस होता है जहां पर आप फिक्स कर रहे हो बाउंड्रीज को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की इन अ कंट्री, सो दैट जिसकी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, ताकि आपकी असेंबली और लोकसभा सीट्स की रिप्रेजेंटेशन जो है उनको आप मद्देनजर ध्यान रखते हुए कर सको। तो ये एक्सरसाइज जो है जम्मू और कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 अबॉलिश किया गया था, एक कमीशन बिठाई गई थी, डिलिमिटेशन कमीशन, जिनको हेड किया था जस्टिस जो कि रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई थे उन्होंने। और उन्होंने बेसिकली क्या किया था? डिलिमिटेशन को अंजाम दिया गया था। अब बेसिकली पहले जो डिलिमिटेशंस हुई हैं जम्मू और कश्मीर में वो थोड़ी सी डिफरेंट रही हैं देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि इस रीजन में को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था अंडर आर्टिकल 370, ये तो सबको पता ही है। राइट। अब इसमें बेसिकली क्या था? अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया तो ऑब्वियसली वो स्पेशल स्टेटस भी चला गया। तो अब डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस जो थी दे केम टू बी सिमिलर टू एज द रेस्ट ऑफ द कंट्री। पहले क्या होता था? लोकसभा सीट्स जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर थी, एंड आपकी जो स्टेट असेंबली की सीट्स थी वो बेसिकली आपकी जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी एंड जम्मू एंड कश्मीर का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957 था उसके तहत कंट्रोल की जाती थी, जो आपकी बेसिकली स्टेट असेंबली की सीट्स थी। लेकिन इस चीज को अबॉलिश कर दिया गया 2019 में। मोर ओवर अगर इसकी बात की जाए तो असेंबली सीट्स जो JNK में हैं वो डिलिमिट की गई है 1963 में, 1973 में और 1995 में। और जो लास्ट एक्सरसाइज जो ये कंडक्ट की गई है ये बेसिकली आपकी जस्टिस रिटायर्ड KK गुप्ता कमीशन ने की गई है। ये जो KK गुप्ता कमीशन ने जो ये डिलिमिटेशन करी थी ये तब करी थी जब हमारी स्टेट जो है प्रेसिडेंट्स रूल के अंडर थी, एंड इट वाज बेस्ड ऑन द सेंसस ऑफ 1981 सेंसस के बेसिस पर ये जो है इन्होंने डिलिमिटेशन करी थी। राइट। जिसकी वजह से 1996 के जो इलेक्शंस हुए थे वो कंडक्ट करवाए गए थे। सो KK गुप्ता कमीशन 1995 में लास्ट डिलिमिटेशन जम्मू और कश्मीर में हुई थी प्रायर टू द डिलिमिटेशन जो कि बेसिकली 2020 में जो आपकी डिलिमिटेशन कमीशन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के अंडर सेटअप की गई है। क्वेश्चन नंबर 74, जो आपकी पहली सिल्क फैक्ट्री थी 1897 में
वो किसने इस्टेब्लिश करी गई थी? वो महाराजा प्रताप सिंह जी ने इस्टेब्लिश करी थी, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव मोनार्क थे हमारी स्टेट के। उन्होंने बेसिकली सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, आपकी लोकल सेल्फ गवर्नेंस सबको भी प्रमोट किया था, राइट। आपके महाराजा प्रताप सिंह जी ने 1897 में पहली सिल्क फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करी गई थी। अब बेसिकली ये जो सिल्क फैक्ट्री आपकी बनाई गई थी, इसमें ध्यान देने वाली चीजें क्या है? सबसे पहली चीज तो है कि इसको रखा गया था सर थॉमस वॉल्टर के अंडर। ये थॉमस वॉल्टर साहब कौन थे? ये थॉमस वॉल्टर साहब जो थे, ये प्रेसिडेंट थे सिल्क एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। सिल्क एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे, सॉरी, सिल्क एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के प्रेसिडेंट थे थॉमस वॉल्टर। सिल्क एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के प्रेसिडेंट थे, उनके अंडर जो है ये सिल्क फैक्ट्री जो है रखी गई थी, राइट। एंड मोर ओवर इसी साल में डायरेक्टरेट ऑफ सेरिकल्चर जो है वो डेवलप किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। डायरेक्टरेट 1897 में एस्टैब्लिश किया गया था। और इसका इंस्पेक्टर कौन था? इसका इंस्पेक्टर अगेन एक अंग्रेज को रखा गया था, इनका नाम था C.W. वॉल्टन। C.W. वॉल्टन। सो डायरेक्टरेट ऑफ सेरिकल्चर किसके अंडर था? 1897 में ही डेवलप हुआ, इंस्पेक्टर C.V. वॉल्टन के अंडर, राइट। तो पहली सिल्क फैक्ट्री 1897 महाराजा प्रताप सिंह, और ये किसके अंडर थी? सर वॉल्टर थॉमस वॉल्टन के अंदर थी। और सेम ईयर में आपका एक डायरेक्टरेट ऑफ सेरिकल्चर जो है वो भी इस्टेब्लिश किया गया, जिसका इंस्पेक्टर था C.W. वॉल्टर, राइट। क्वेश्चन नंबर 75, काचराई काचराई क्या है? काचराई एक तरह का टैक्स है। काचराई is a type of tax. It is a kind of tax one is supposed to pay against the use of designated land parcels for चराई। बेसिकली सरकार ने designated land parcels रखे हैं ग्रेजिंग के लिए, और जब आप उनको यूज करते हो तो वहां पर आपको एक सर्टन अमाउंट जो है देना पड़ता है सरकार को, कि भाई हम तुम्हारा लैंड यूज कर रहे हैं ग्रेजिंग के लिए या किसी और पर्पज के लिए, डेजिग्नेटेड लैंड पार्सल, तो उसको खाचराई कहते हैं, लोकली घास चराई, राइट। बट अब हुआ क्या है, ग्रेजिंग जो है वो कम हो रही है, तो इस वजह से, और लैंड की अवेलेबिलिटी भी कम हो रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है लैंड की, तो स्टेट लैंड जो है उसको ग्रेजिंग पर्पसेस के अलावा दूसरे पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, फॉर अदर पब्लिक पर्पसेस। तो ये बेसिकली खाद चराई जो लैंड है आपका कॉमन लैंड आ जाता है, और कॉमन लैंड पे आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो। आप पाथ बना सकते हो, आप रोड्स बना सकते हो, आप कनाल्स बना सकते हो, आप ग्रेवयार्ड्स बना सकते हो, आप ऐसी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी बना सकते हो जो किसी इंडिविजुअल की नहीं है लेकिन कॉमन पब्लिक इस्तेमाल कर सकती है। तो जब आप इन लैंड्स को इस्तेमाल करोगे तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, जिसको खाचराई कहा जाता है। खाचराई इज अ टाइप ऑफ टैक्स। क्वेश्चन नंबर 76, रोशनी एक्ट डील्स विद व्हाट? रोशनी एक्ट डील्स विद ओनरशिप ऑफ एनक्रोच्ड लैंड। सरकार ने कहा है कि भाई 31 जनवरी 2023 तक आपने 100% रिमूव करने हैं इंक्रोचमेंट्स को। जो जो लोगों ने इंक्रोच किया है आपके लैंड को, जो सरकारी लैंड को इंक्रोच किया गया है, उसको रिमूव करना है। अब आप उनको ओनरशिप, जो रोशनी एक्ट उनको ओनरशिप देता था, वो इनवैलिडेट हो जाएगी। तो 2001 में पास किया गया था फारूक अब्दुल्ला एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ट्विन ऑब्जेक्टिव्स थे, जनरेटिंग रिसोर्सेज, सॉरी, generating resources for financing power projects and conferment of proprietary rights to the occupants of state land। तो बेसिकली जब आपने ऑक्यूपेंट्स जो है स्टेट लैंड के, आपने किसी ने आपका स्टेट लैंड जो है उसको इंक्रोच कर लिया, उसको अपने अंडर ले लिया, आपने उसको राइट दे दिया कि हाँ भाई अब से आज से ये जमीन तुम्हारी है, राइट। तो वहां से जो पैसा आया आप उसको किस लिए करोगे? पावर प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के। तो फारूक अब्दुल्ला एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको उससे लाया था। फॉर्मरली इसको J&K स्टेट लैंड्स वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001 कहा जाता था। तो बेसिकली था क्या, मेरा एक स्टेट लैंड है, मैं आती हूँ, मैं कहती हूँ भाई ये तो खाली पड़ा है, मैं इसको अपने कब्जे में कर लेती हूँ। अब मैंने कब्जे में कर लिया, ओनरशिप तो मेरे पास है नहीं, आई डोंट हैव द ओनरशिप फॉर दिस। तो मेरे पास अब रोशनी एक्ट जब पास हुआ, रोशनी एक्ट ने क्या कहा, कोई बात नहीं, तूने इंक्रोच कर लिया, कोई बात नहीं, तू इसको यूज कर,
इट इज़ योर्स, मैं तुम्हें इसके ऊपर ओनरशिप राइट्स देता हूँ, लेकिन बदले में मैं तुम्हें तुमसे पैसा लूंगा, और ये जो पैसा है मैं पावर प्रोजेक्ट्स में लगाऊंगा, ताकि जो स्टेट की जो पावर प्रॉब्लम्स है, पावर इश्यूज हैं, हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हैं, उसको हम ओवरकम कर सकें। लेकिन अब ये जो ओनरशिप्स दी गई हैं, जो इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, इनको इनवैलिडेट कर दिया गया है, इनको इलीगल मान रही है सरकार, और बोला गया है कि 31 जनवरी 2023 तक ये सारी की सारी इंक्रोचमेंट्स खत्म करनी है। कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है वो तो समय के साथ ही पता लगेगा, बट दैट इज वाई दिस एक्ट वॉज इन न्यूज। Question number 77. A consignment of dash was recently sent to UAE from Kashmir by the Agriculture Department. अब UAE जो है, बेसिकली आपका जो कश्मीर का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, UAE में लूलू स्टोर्स हैं, इंडियन ही चलाता है, केरला के हैं सर जो चलाते हैं। इनफैक्ट लूलू मॉल जो है लखनऊ में भी बनाया गया है। तो लूलू स्टोर्स के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन करी है, इंटरनेशनल मार्केटिंग ग्रुप जो है लूलू, वहाँ पर उन्होंने बेसिकली कहा है कि हम जो है कश्मीर के कुछ लोकल प्रोड्यूसेस, कश्मीर स्पेसिफिक वेजिटेबल्स जो हैं, रेडिश, मूली, कैरेट, गाजर और टर्निप, शलगम जो है यूएई को भेजेंगे। तो बेसिकली किसकी कंसाइनमेंट गई है? आपकी वेजिटेबल्स की कंसाइनमेंट गई है। और किसने खरीदी? इट वॉज प्रोक्योर्ड बाय फेयर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। फेयर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक फर्म है जिसने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डल लेक स्टेम प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से ये प्रोडक्ट खरीदा, और इसको बेसिकली आगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू यूएई तक पहुंचाया। किसकी कंसाइनमेंट? मूलियों की, गाजरों की और शलगमों की, वेजिटेबल्स की कंसाइनमेंट, कश्मीर स्पेसिफिक वेजिटेबल्स की कंसाइनमेंट जो है यूएई पहुंचाई गई। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 के मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन, हु फंड्स द झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट? झेलम तवी जो फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट है वो कौन फंड करता है? वो वर्ल्ड बैंक फंड करता है। 2014 में डेविस्टेटिंग फ्लड्स आए थे झेलम में, राइट, जिसकी वजह से बहुत सारा लॉस ऑफ लाइफ तो हुआ ही था, साथ ही साथ प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लॉस देखने को मिला था। तो हमने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया था कि भाई हमारा जो रिकवरी है, रिहैबिलिटेशन है, उसमें हमारी हेल्प कर दीजिए, रिवाइवल में हमारी हेल्प कर दीजिए। तो वर्ल्ड बैंक ने झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट लॉन्च करा था। ये फोकस करेगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है रिस्टोर करने के लिए, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करके हम इस बार रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलेंट होगा, ये सिर्फ फ्लड से रिजिलेंट नहीं होगा, ये अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स की रिजिलेंस भी होगी उसके अंदर, क्योंकि जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं इट इज़ वन ऑफ द सीज्मिकली एक्टिव जोन्स है हमारा, राइट। साथ ही साथ जो डैमेज बिल्डिंग्स है, जैसे आपके हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, हायर एजुकेशन बिल्डिंग्स हैं, जो आपकी पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, उनको जो है रीबिल्ड करेगा ये, राइट। और जो आपकी कनेक्टिविटी डिसरप्ट होती है, जैसे कि रोड्स हैं, आपके ब्रिजेस हैं, कम्युनिकेशन लाइंस हैं, उनको जो है रिस्टोर करने की बात की जाती है इस झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट में। सो दैट इज ऑल फॉर द मॉड्यूल ऑफ जनवरी 2023। किसी को अगर कोई डाउट है प्लीज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। पीडीएफ जो है इसका आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कल जो है हम February 2023 के जो करंट अफेयर्स हैं उनके साथ वापस आपसे मैं मिलूंगी सुबह 9 बजे। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड डर के आगे जीत है, सो स्टे मोटिवेटेड। रिक्रूटमेंट आ रही है, फटाफट नौकरी ग्रैब करिए एंड मेक अस ऑल प्राउड। टेक केयर, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय।